नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 100 MCQs को डिस्कस करेंगे और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर होंगे, जो कि क्लास 9th केमिस्ट्री की NCERT में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दिया गया है। तो अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड की, CBSE की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम। तो इनको क्या बोला था ई गोल्डस्टीन ने? पहला क्वेश्चन ये है। तो देखिए, गैस डिस्चार्ज में एक इन्होंने रेडिएशंस फॉर्म करी थी, रेडिएशंस की खोज करी थी और उन रेडिएशंस को बोला गया था कैनाल रेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी पूछ सकते हैं कैनाल रेज कैसे चार्ज होते हैं, इन पे कैसा चार्ज होता है, तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली डैश टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना भारी होता है, मतलब प्रोटॉन कितना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, तो आपको याद रखना है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अप्रॉक्सीमेट होता है 1800, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से जो मोस्ट एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, 2000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज डैश यूनिट। तो मास पूछा गया है कि मास कितना लिया जाता है प्रोटॉन का, तो मास लिया जाता है 1 यूनिट। चार्ज भी क्या लिया जाता है, तो चार्ज भी 1 यूनिट होता है। लेकिन अगर आपको और एग्जैक्ट देखना है कि अगर आपसे कूलम में चार्ज पूछा गया कि चार्ज कितना होता है, तो चार्ज आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जाएगा तो सेम चार्ज होगा, बस एक नेगेटिव का अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए जो पहला मॉडल दिया है वो किसने दिया है? दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन। और इस मॉडल को क्या कहा गया था? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया था या वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है डैश एटॉमिक थ्योरी वाज दैट, मतलब एक एटॉमिक थ्योरी थी जिसमें ये सजेस्ट किया था दैट एटम वाज इंडिविजिबल। तो एटॉमिक थ्योरी किसकी थी? फर्स्ट ऑप्शन इज डाल्टन, सेकंड ऑप्शन इज थॉमसन एंड थर्ड ऑप्शन इज रदरफोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाल्टन। तो डाल्टन एटॉमिक की थ्योरी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी जिसमें ये कहा गया था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज इंडिविजिबल। लेकिन बाद में थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोरबरी ने, तो बहुत सारे मॉडल्स आते गए और उनमें ये बताया गया कि जो एटम है वो डिविजिबल है, उसके अंदर कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया है डैश आर स्टडेड इन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स इन वाटरमेलन। तो देखिए, थॉमसन के मॉडल की यहाँ बात हो रही है। थॉमसन ने अपने मॉडल में कहा था कि जो वाटरमेलन है, जो इन्होंने अपना वाटरमेलन मॉडल के उसमें बताया था, पूरा मॉडल को एक वाटरमेलन की तरह माना था और कहा था वाटरमेलन का जो रेड वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग एक पॉजिटिव स्फीयर ले लेते हैं, जो पूरा पोर्शन है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। तो पूरा जो रेड वाला पोर्शन होगा, जो एडिबल पार्ट होगा, दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। और जो इसमें सीड्स होती हैं, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होती है, उसी तरीके से इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे। ठीक है, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर स्टडेड या व्हाट आर एम्बेडेड, तो इसमें क्या चीज़ एम्बेडेड होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एटम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली। तो एटम कैसा होता है, तो एटम पॉजिटिव होता है कि एटम न्यूट्रल होता है या एटम निगेटिव होता है, तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों ऐसा माना जाता है कि जो टोटल चार्ज, पॉजिटिव टोटल चार्ज होता है, वही पूरा पूरा निगेटिव चार्ज भी होता है। तो मतलब किसी भी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा और इसी वजह से जो एटम होगा वो कंप्लीटली न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन डैश फॉयल। तो किसकी फॉयल थी जिसपे अल्फा पार्टिकल्स को फॉल कराया गया था? रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें जो हमको मेटल यूज़ किया गया था, जो हम लोग ने फॉयल यूज़ करी थी, वो किसकी यूज़ करी थी? गोल्ड की यूज़ करी थी। और क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है, ये बिल्कुल पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है डबली चार्ज हीलियम आयंस हैव अ मास ऑफ डैश। तो देखिए, डबली चार्ज हीलियम आयंस क्या होते हैं, तो ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स को याद रखिएगा, डबली चार्ज हीलियम आयंस भी बोलते हैं। अब पूछा गया है इसका मास क्या होता है, तो इसका मास होता है 4u। ठीक है, 4 यूनिफाइड यूनिट होती है, तो 4u इज द मास ऑफ हीलियम आयंस। ठीक है, तो डबली चार्ज हीलियम आयंस का जो मास होता है या अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू 4u। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड डैश। तो ज़्यादातर
ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो कैसे पास हो गए थे, तो वो पास हुए थे स्ट्रेट। और ये किस में हुआ था, ये अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड का था, उसमें हमने क्या देखा था कि ज़्यादातर जो स्पेस थी, मतलब ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल गए थे, जो ये प्रूफ करता है कि ज़्यादातर स्पेस किसी भी एटम में क्या होती है, एम्प्टी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ एवरी डैश पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। तो कितने पार्टिकल्स रिबाउंड हुए थे बताना है हमको क्वेश्चन में। तो 12,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ था, रिबाउंड हुआ था। मतलब मान लीजिए स्ट्रेट जा रहा है और उसको एटम मिलता है, तो एटम का जो सेंटर था उस पर न्यूक्लियस था, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है पूरा न्यूक्लियस जो है, उस पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने जो पाथ था उस पर क्या हो जाता है, रिबाउंड हो जाता है। और ये कितने पार्टिकल्स में हो रहा था, ये कितने अल्फा पार्टिकल्स में हो रहा था, तो 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल में ऐसा हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है हु इज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। अभी हम लोग ने बात करी इसी की, इंडिकेटिंग दैट ऑल दी डैश चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन दी एटम। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा चार्ज था जो सेंटर पे प्रेजेंट था, जो उस जगह पे प्रेजेंट था, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन 180 डिग्री का हुआ। तो कैसा चार्ज था वो था पॉजिटिव चार्ज। और इसी ने खोज करी थी, इसी की वजह से खोज हुई थी किसकी, न्यूक्लियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता होगा, एटम के सेंटर पे जो पोर्शन होता है, एटम के सेंटर पे जो भी पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस की खोज अगर पूछी जाए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है, तो रदरफोर्ड ने करी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट डैश टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ एटम। तो कितना टाइम्स लेस होता है रेडियस ऑफ एटम से न्यूक्लियस, तो दैट इज 10⁵ टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द। तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज जो सेंटर होता है, जैसे मान लीजिए पूरा एटम है, तो इसके सेंटर पे जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज सेंटर, और इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस होता है और इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कैसे चार्ज होते हैं, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाद में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में होते हैं, शेल्स में होते हैं, और वो क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द डैश रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो ये मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अबाउट इन सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो। तो देखिए जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, अब क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो क्या उसके पास होता है, इट हैज़ एन एक्सेलरेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट। तो देखिए बोर ने यही बात कही थी, जो रेडिएशन की बात हुई थी, जो स्टेबिलिटी की बात हुई थी, उसको प्रूफ किसने किया था, उसको प्रूफ किया था बोर ने। और क्या बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ ही सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे, और उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एनर्जी रेडिएट करते तो थोड़ी देर बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर चले जाते, और जो एटम होता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रह सकते हैं दैट इज 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एक स्टेबल एटम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है इफ z इज इक्वल टू 3। तो z मैं आपको बता दूं z क्या होता है, z इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे मान लेते हैं जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट कैसा है, न्यूट्रल है, तो जो प्रोटॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाएगा 3 का, तो आ जाएगा 2,1। और पूछा गया है वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 1 है, इसका मतलब क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अभी हमने देखा था 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा था, तो आउटर मोस्ट शेल ये हुई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड। तो देखिए कंबाइनिंग कैपेसिटी मेन चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी, मतलब कितनी हिम्मत है, कितनी पोटेंशियल है किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एटम को दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने में, तो उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। और कैसे वो किसी एटम के साथ कंबाइन करती है, तो उसके लिए वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करती है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकती है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं कोई भी एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला है द आउटर मोस्ट शेल विच हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स वाज सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। तो ऑक्टेट अगर है तो ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, दे आर इनर्ट। वो इनर्ट गैसेज होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला गया है फ्लोरीन एटम्स हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो देखिए जिसके पास फ्लोरीन की बात करी गई है, तो मैं आपको बता दूं फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है 9, और एटॉमिक नंबर अगर 9 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,7 आ जाएगा। अब पूछा गया है फ्लोरीन हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लास 9th लेवल तक 20 एलिमेंट्स के आप लोग को एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, और इसकी ट्रिक जो है वो हमने अपने प्लेलिस्ट में डाली है, क्लास 9 की प्लेलिस्ट में आप जाके उस ट्रिक को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला गया है डैश नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है न्यूक्लियस में, तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा मास नंबर। और देखिए कोई भी एलिमेंट होता है, मान लीजिए कोई एक्स एलिमेंट है, तो ऊपर लिखा जाता है ए, नीचे लिखा जाता है जेड, तो जेड होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड मास नंबर। जो ऊपर लिखा जाएगा दैट इज व्हाट, दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो नीचे लिखा जाता है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर एलिमेंट न्यूट्रल है, अगर एक्स न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो करते हैं वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर द आइसोटोप्स ऑफ। तो ये 3 किसके आइसोटोप्स हैं, तो ये 3 हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ड्यूटेरियम से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसको हैवी वाटर बोलते हैं, दैट इज D2O। ठीक है, D2O का आप पूछा जा सकता है, D2 इज कॉल्ड व्हाट, तो D2O इज हैवी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला है डैश आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आपको ये समझना है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है। जैसे अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं आपको, तो C612 है और C613 है। ठीक है, C612 और C613 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, लेकिन मास नंबर दोनों के क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एक का 12 हो गया और दूसरे का क्या हो गया, 13। और दोनों क्या है, दोनों कार्बन के क्या हो जाएंगे, दे विल बी आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। देख पा रहे हैं आप लोग, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि जो एटम होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। डैश अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स विद मास 35U एंड 37U इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका एक का मास नंबर 35U होता है, दूसरे का मास नंबर 37U होता है, और किस रेशियो में होते हैं, 3:1। मतलब अगर इसका कंपोनेंट अगर 35U वाला 3 kg है तो 1 kg क्या होगा, 1 kg हो जाएगा हमारा 37U। अगर टोटल जो कंपाउंड है वो 4 kg का है। तो देखिए ये जो एलिमेंट है वो क्या है, इसको बोलते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे पूछा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग यूरेनियम फ्यूल को यूज करते हैं, यूरेनियम के आइसोटोप्स यूज करते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती है जो आयोडीन की कमी से हो जाती है, और आयोडीन की कमी से अगर हो जाती है तो आयोडीन इसीलिए इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही है, तो कोई भी आंसर इसमें गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर। अब देखिए यहाँ पे बात अलग कर दी गई है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। जैसे देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, शेल्स ऑफ एन एटम आर डेजिग्नेटेड एज। तो शेल्स जो होती हैं, एनर्जी शेल्स जो होती हैं, उसको कैसे डेजिग्नेट किया जाता है, तो इसको बोला जाता है KLMN शेल, और इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया गया है, 2n² का फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में कितने हो सकते हैं, और इसके लिए करते क्या है, जैसे K शेल है तो K शेल के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम लोग 1 रखेंगे। तो जब 1 वैल्यू रखेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब आ जाएंगे 2। इसी तरीके से अगर मान लीजिए L शेल है तो L शेल में n की वैल्यू 2 रखी जाएगी, तो 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे आगे हम लोग n की वैल्यू इसमें 1 होगी, इसमें 2 होगी, m में 3 होगी और n में 4 होगी, और इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उस शेल में हो सकते हैं उसका फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, वो वैल्यू हमको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला गया है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ डैश इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। तो एटॉमिक नंबर की बात करी गई है, अभी हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास x है, इसके ऊपर लिखा जाता है a, नीचे लिखा जाता है z। अब z क्या होता है, z इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका आंसर है, आपको याद रखना है कि इसका आंसर बच्चे इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, प्रोटॉन्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव। तो आइसोटोप की बात करी गई है, आइसोटोप्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl माइनस आयन R। तो देखिए यहाँ पे Cl के साथ एक माइनस का चार्ज लग गया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए कैसे इसको करेंगे, तो Cl-1 अगर चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, Cl पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 17 होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ बढ़ गया, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 18 का, तो 2,8,8 आ जाएगा। अब क्योंकि 2,8,8 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें वो कितने हैं, वो हमारे पास आउटर में शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी आयन होगा तो हम लोग किसी भी आयन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग Na+ में बताइएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Na+ आयन एंड इन Mg2+ आयन। तो 2 आयंस की बात करी गई है। 2 आयंस में जैसे Na+ की मैं आपको बता देता हूँ, Na का आप देखेंगे तो Na का 11 होता है। अब क्योंकि प्लस चार्ज लगा है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2,8 आ जाएगा, और 8 क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन Mg2+ का बताना है, और दोनों का आपको क्या बताना है, वैलेंसी बतानी है। तो वैलेंसी दोनों की बताइएगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बताइएगा, Mg2+ के आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम की बात करी गई है, सोडियम क्या होता है, Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है न्यूट्रियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम लोग सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो K शेल होगा उसमें 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर आ जाएंगे 8 और फिर आ जाएंगे 1। ठीक है, तो 2,9 कोई मत लिख दीजिएगा, कभी कभी बच्चे 2,9 भी लिख देते हैं जो गलत हो जाता है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में हो जाएंगे, वो थर्ड शेल में हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछते कि व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते 1, और यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता, लूज कर देता अपने को स्टेबल करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाती है, इसकी वैलेंसी भी हो जाती 1। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2,8,1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर पे, अगले टर्न पे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन के साथ आप लोग के साथ हम मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद। कहा गया है इन थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू।
तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया द मास ऑफ एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है द पॉजिटिव चार्ज इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम के ऊपर, ये भी सही है। इसके बाद अगर देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है उसमें कहा गया है द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम, तो स्टेबलाइज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ द नोटेशन ऑफ एटम, देखिए नोटेशन दिया गया है एटम का AXZ, ठीक है। AXZ मतलब A एटॉमिक नंबर, A जो हो जाएगा मास नंबर हो जाएगा और Z हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। पूछा गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर क्या था, मास नंबर था हमारे पास A और एटॉमिक नंबर क्या था, Z था, तो A माइनस Z विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू अ थिन मेटल फॉयल, तो गोल्ड फॉयल आपने देखी होगी कि बहुत पतली सी मेटल फॉयल थी जिसमें अल्फा पार्टिकल्स को सेंड किया गया था। तो क्या पाया गया है, तो इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर दें, तो देखिए क्या पाया गया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है थ्रू द फॉयल बिकॉज, तो क्यों जो फॉयल ली गई थी पतली क्यों ली गई थी ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया है अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है अल्फा पार्टिकल्स मूव विद हाई वेलोसिटी। देखिए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव स्ट्रेट, मतलब किसी भी डिफ्लेक्शन के बिना वो मूव कर गए थे स्ट्रेट। तो ऐसा क्यों हुआ था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि ज़्यादातर जो पार्ट है एटम में वो कैसा है, एम्प्टी है, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट है पहला रदरफोर्ड का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है वेयर आर दी प्रोटॉन्स लोकेटेड इन एन एटम, ठीक है। तो एटम में प्रोटॉन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं पूछा गया है। अराउंड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्योंकि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम कॉर्ड, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात जब भी करी जाएगी तो आपको याद रखना है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं और सोचते हैं कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आ जाती है तो लिख देते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, जो गलत है। आपको याद रखना है जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम में दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों प्रॉपर्टीज हैं किसकी, न्यूक्लियस की। तो आपको याद रखना है चाहे एटॉमिक नंबर हो चाहे मास नंबर हो, ये दोनों ही प्रॉपर्टी किसकी होती है, न्यूक्लियस की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोला गया है हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डज एलिमेंट ए 9x4 हैव, ठीक है। तो 9x4 आपसे बोला गया है, x कोई एलिमेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का भी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब देखिए मास नंबर क्या है, इसमें मास नंबर दिया है 9, एटॉमिक नंबर क्या दिया है 4 दिया है, तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पूछा गया है। हम लोग ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोग को ट्रिक बताई थी 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखने की, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखने की। तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे हम लोग ने इसकी लिंक भी शेयर कर दी है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 20 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, ये आपको पता होना चाहिए दैट 20 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हीलियम नियॉन आर्गन हैव अ वैलेंसी ऑफ, तो देखिए जितने भी हमारे पास ये इनर्ट गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज के आउटर मोस्ट शेल में देखिए हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इसका पहला शेल होता है तो ये कोई इलेक्ट्रॉन ना गेन कर सकता है ना ये कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बिकॉज आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीट विद अ ड्यूप्लेट। जो पहली ऑर्बिट है इसकी वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और वो ड्यूप्लेट के साथ कंप्लीट है, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब ये ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से नियॉन आप देखेंगे तो नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगी, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी
0 हो जाएगी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है किसी एलिमेंट की, उसको वैलेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट से? तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। हालांकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बताया था किसने? न्यूक्लियस की डिस्कवरी है कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है डैश डिटरमाइंस चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कौन डिटरमाइन करता है? देखिए न्यूक्लियस में दो चीज़ प्रेजेंट है। पहला न्यूट्रॉन प्रेजेंट है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, और दूसरा कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब प्रोटॉन के पास चार्ज होते हैं, इसलिए प्रोटॉन्स डिसाइड करेंगे कि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स इज द करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल इज, एलिमेंट्री पार्टिकल इसमें कौन सा होगा पूछा गया है। एन एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, एन एटम प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, अ सब एटॉमिक पार्टिकल, और वी कैन से अ फ्रेगमेंट ऑफ एटम, ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में पूछा गया है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो होगा वो एलिमेंट्री पार्टिकल हो जाएगा। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम होता है। लेकिन उसके बाद में आपको पता है बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, तो हम लोग इसमें क्या रखेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल को एलिमेंट्री पार्टिकल रखा जाएगा। एलिमेंट्री मतलब होता है सबसे छोटा पार्टिकल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 में कहा गया है द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम आर। तो न्यूक्लियस में कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? हमको पता है ये चीज़, अभी हम लोग ने डिस्कस करी थी कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 में कहा गया है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में चार्ज दोनों के इक्वल होते हैं, और कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वन प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन होता क्या है डिफरेंस? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो निगेटिव में हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड बोला है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है? सेम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आप समझिएगा कैटायन क्या होता है? कैटायन होता है पॉजिटिव। कैटायन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो कैथोड कैसा हो जाएगा? तो कैथोड होता है निगेटिव। देखिए एक चीज़ अब बस आपको याद रखनी है, ये कैटायन, कैटायन पॉजिटिव होता है तो कैथोड कैसा हो जाएगा? कैथोड निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए कैटायन पॉजिटिव था तो एनायन क्या हो जाएगा? एनायन हो जाएगा निगेटिव, एनायन हो गया निगेटिव। और कैथोड पॉजिटिव है तो एनोड क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। कैथोड निगेटिव है तो एनोड हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए ये पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तो एनोड रेज कैसी होंगी? अरे एनोड्स अगर पॉजिटिव है तो इससे जो रेज निकल रही होंगी वो भी तो कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिवली चार्ज रेज हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या है? ट्रू है। तो 16th आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है एलिमेंट्री पार्टिकल्स नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन में कौन सा पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है? अभी हम लोग ने एलिमेंट्री पार्टिकल को देखा था। एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही पूछा गया है कि कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता, कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट नहीं होता। अब देखिए हाइड्रोजन का अगर आप डेजिग्नेशन देखेंगे तो ऐसे उसको डेजिग्नेट किया जाता है 1H1। इसका मतलब ये हो जाएगा इसका मास नंबर, ये 1 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। अब देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 1 - 1 मतलब 0। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? तो ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है हीलियम हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंसी इज 0। अभी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है हीलियम इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो हीलियम मोस्ट अबंडेंट नहीं होता। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो 18th का ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट एंड बी इज फॉल्स, ठीक है। तो उसको चाहे हम लोग सी ऑप्शन लिख सकते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग। तो देखिए न्यूट्रॉन में चार्ज कैसा होता है? तो हमको पता है कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर मास की बात करें तो 1 यूनिट मास हम लोग इसका मान के चलते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ डैश। अभी हम लोग ने देखा था एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात आती है तो देखिए इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे 12 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 12, तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,8,2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2,8,2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 में बोला गया है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ। तो किसकी डिस्कवरी में इसने मदद करी थी, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, ये अभी हम लोग ने डिस्कस किया था और उसका आंसर क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार आते हैं, तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में भी कई बार लेके आएंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक्स इज 15। तो इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए गए, 15 दे दिए गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दे दिए गए, तो न्यूट्रॉन दे दिए गए हैं 16। आपको बताना है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अब देखिए जितने न्यूट्रॉन होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन, क्योंकि एलिमेंट है यहाँ पे। और एलिमेंट कैसा होता है या एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन इतने प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन हो गए 15 और न्यूट्रॉन कितने हो गए 16। तो पहले ये देख लेते हैं कि ऊपर इसका मास नंबर क्या होगा। तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने थे, 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो आ जाएगा 31x। अब देखिए नीचे क्या लिखते हैं, नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं तो हो जाएगा 15। तो 31x15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने किस चीज़ को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड ऑप्शन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड ऑप्शन इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर देखिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को सिर्फ हटा दीजिए, बाकी सभी आंसर इसके सही हैं। तो 1, 2 एंड 4 जिसमें भी होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, ये अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, अच्छा नहीं ये डिस्कस नहीं किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आर करेक्ट। तो कंसीडर्ड न्यूक्लियस एज अ पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा गया है एस्टैब्लिश्ड दैट अल्फा पार्टिकल्स आर 4 टाइम्स, ये भी सही है, हाइड्रोजन एटम के 4 टाइम्स होती हैं। कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम, कह सकते हैं सही है। वॉज इन एग्रीमेंट विथ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ढूंढ के हमको इसका आंसर बताइएगा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है कि इसका सही हो सकता है। 25 का आंसर सभी बच्चे बताएंगे और हम इसको जब बच्चे आंसर बता चुके होंगे तो हम इसको पिन जरूर कर देंगे जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग बताइएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन 26 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। तो एलिमेंट के लिए कौन सी बात यहाँ पे ट्रू है पूछा गया है। एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा गया है, तो एटॉमिक नंबर ये नहीं होता। मास नंबर के बारे में पूछा गया है, तो मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, ये बिल्कुल सही है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 इसमें सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 जिसमें है वो ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसमें सिर्फ ये वाला इनकरेक्ट था, बाकी सब क्या थे, करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 में कहा गया है, तो इसमें भी देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, मास एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड में बोला गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज इन एन एटम इज एम्प्टी। तो 2 और 4 इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 29 है, द आयन ऑफ एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्जेस। देखिए जैसे मान लीजिए कोई x है और x के ऊपर कितने चार्जेस हैं, 3 प्लस चार्ज हैं। ठीक है, मास नंबर कितना दिया गया है, 27 दिया गया है, तो मतलब ऊपर जो लिखा है दैट इज 27। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दिए गए हैं, 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है और मास नंबर इसका 27 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 27 माइनस 14, तो 27 माइनस 14 का मतलब क्या हो जाएगा, 13। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें हो जाएंगे
13। आपको बताना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब देखिए इसके ऊपर चार्ज कैसा है, 3+ का चार्ज है। 3+ का चार्ज मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, और कितने ज़्यादा होंगे, 3 ज़्यादा होंगे। तो अगर प्रोटॉन्स 13 है और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से 3 ज़्यादा हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन 10 आसानी से आपका आ सकता है। तो 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई Mg2+ आयन। अब देखिए आपको बताना है जो 4 कन्फिग्रेशन दिए गए हैं इसमें Mg2+ आयन का कन्फिग्रेशन कौन सा है। तो Mg2+ का पहले हम लोग एटॉमिक नंबर देख लें क्या होगा। तो Mg2+ का अगर देखना चाहें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना चाहें Mg2+ में, तो Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। और देखिए यहाँ पे 2+ बोला गया है। 2+ का मतलब क्या होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये समझ सकते हैं कि 2+ है तो 2+ का मतलब है इसमें 2 प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। तो प्रोटॉन्स हैं कितने, 12 पहले। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 2 कम हो जाएंगे क्योंकि प्रोटॉन 2 ज़्यादा हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब अगर 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,8 आ जाएगा। अब 2,8 आप लोग देख लीजिए किसमें है, तो जिसमें भी है 2,8 वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 2,8 मतलब हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12 दिए गए हैं, प्रोटॉन भी 12 दिए गए हैं, और यहाँ पे आप अगर गिनेंगे तो शायद इसमें 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए बहुत सिंपल है, न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन 12 हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए, 12 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 31 में बोला गया है इन सैंपल ऑफ इथाइल इथेनोएट। देखिए सैंपल दिया गया इथाइल इथेनोएट का एक फॉर्मूला है CH3COOC2H5। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइल इथेनोएट। द 2 ऑक्सीजन एटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है, इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम है। प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मतलब एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर जो होगा, अब न्यूट्रॉन अलग अलग है तो मास नंबर अलग अलग हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है एलिमेंट विद वैलेंसी 1 आर कॉल्ड। तो वैलेंसी 1 अगर है तो वैलेंसी 1 2 केसेस में हो सकती है, या तो वो मेटल होगा या तो वो नॉन मेटल होगा। जैसे आप लोग जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सोडियम की बात करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड मेटल्स। तो ये फिलहाल क्या हो सकते हैं, देखिए विद वैलेंसी 1, वैलेंसी 1 इसकी भी है, वैलेंसी 1 इसकी भी है, तो ये मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बोल दिया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, अगर बोल दिया था क्वेश्चन में कि व्हाट विल हैपन इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 के बराबर है तो वो हमेशा क्या होता, मेटल होता। लेकिन इस केस में वैलेंसी बोली गई है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कहा गया द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। तो मॉडल ऑफ एटम जो पहला दिया गया था वो किसने दिया था, थॉमसन ने दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कहा गया एन एटम विद 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव अ वैलेंसी ऑफ। तो देखिए 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन को हम लोग देखना होता है। तो प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन 3 हो गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,1 हो जाएगा, और 1 ही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एल्युमिनियम एटम। तो एल्युमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 13 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो हो जाएगा 2,8,3। तो 2,8,3 इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द फिगर डू नॉट रिप्रेजेंट्स बोर मॉडल ऑफ एटम करेक्टली। ठीक है, तो बोर मॉडल ऑफ एटम को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पूछा गया है। तो देखिए इस वाले में देखेंगे आप, फर्स्ट शेल में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए हैं जो कि गलत है। तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन वाला कोई ऑप्शन नहीं, तो एक और देख लेते हैं कोई। अब यहाँ पे देखिए 1, यहाँ से अगर गिनना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 9 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में नहीं हो सकते हैं। तो ये सेकंड वाला गलत है और ये फोर्थ वाला भी गलत है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। हमेशा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बिल्कुल सही है।
एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स गलत है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन गलत है, ये भी गलत है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है एन एटॉमिक मॉडल हैविंग बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जो सबसे पहले आए थे उसको सबसे पहले रखा जाएगा और जो बाद में आए उसको बाद में हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले आया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और सबसे लेट में क्या आया, बोर एटॉमिक मॉडल आया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, फिर आया रदरफोर्ड 1 और सबसे लास्ट में क्या आया, 3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, फिल इन द ब्लैंक्स है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या एटॉमिक मास बोल सकते हैं, ठीक है। नियॉन एंड क्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर ऑफ 10 एंड 17। वैलेंसी पूछी गई है। अब देखिए वैलेंसी अगर इसकी देखेंगे तो 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। अगर क्लोरीन की बात करी जाए तो 17 इसका है एटॉमिक नंबर, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,7, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन इज एंड दैट ऑफ सल्फर इज, ठीक है। सिलिकॉन की आपको एटॉमिक नंबर समझना है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें कहा गया है एन एलिमेंट X हैज़ मास नंबर 4 एंड एटॉमिक नंबर 2, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो देखिए एटॉमिक नंबर से ही हमको मेन वैलेंसी पता चलती है। एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 हो जाएगा, और फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है ना वो कोई भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन 41 में है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रिलेटेड क्या यहाँ पे पोस्टुलेट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज, ये सब बताई गई है, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन ओनली 1 रेशियो टू प्रोड्यूस मोर देन 1 एटम और कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपको बताना है क्या इसमें सही नहीं है। एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, तो ये भी सही है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइजेस, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन जो इसका है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या नहीं होती। आइसोटोप ऑफ सम एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव, बिल्कुल ठीक है। आइसोटोप ऑफ आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम नहीं होते आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे दोनों सही होंगे, क्योंकि ये वाला क्या है, गलत है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। वाई डू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ट्राई टू पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है क्यों केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स, टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, बिल्कुल सही है। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जिसमें भी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन है बोथ 2 and 3 जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 44 है। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट टू बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बोर मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम इज सिचुएटेड एट सेंटर, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। नेक्स्ट में बोला है इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, ठीक है। IUPAC नेमिंग होती है, ये क्लास 10th में जब आप कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वो आपको समझाई जाएगी, ठीक है। आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देना है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IUPAC लोकेटेड। हेडक्वार्टर आपको बताना है कि कहाँ पे लोकेटेड है IUPAC का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, आइसोटोप ऑफ आयोडीन। आयोडीन का आइसोटोप किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, तो ग्वाइटर इसका आंसर है, सबको पता होगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन 47 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है एटम इज इंडिविजिबल। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने प्रपोज किया था, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये चीज़ बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम विद प्रोटॉन 4 and 4 न्यूट्रॉन हैव अ वैलेंसी ऑफ। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, 4 प्रोटॉन्स हैं तो 2,2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे इसमें 4, तो 2,2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसका जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, ठीक है। 4 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है वैलेंसी, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका जो वैलेंसी होगी दैट विल नहीं, 2,2 की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2,2 की वैलेंसी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, ठीक है। देखिए 2,2 हुआ ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकेंड ऑर्बिट में भी 2 है,
सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी 2 वैलेंसी हो जाएगी। तो 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का 2,8,2 हो जाएगा। अभी हम लोग ने देखा भी था वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू डिस्कवरी ऑफ, अभी देखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, तो जेम्स चैडविक ने करी है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है। और नील बोर का एक अलग एक बोर मॉडल ऑफ एटम है, बोर एटॉमिक मॉडल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल होता है, तो किसका कम्प्लीटली फिल होगा, तो देखिए 18 वाले का जब आप देखेंगे तो 2,8,8 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये आउटर मोस्ट शेल इसका कम्प्लीटली फिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या ये आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, तो बिल्कुल होते हैं। आइसोटोप्स हैव सेम मास नंबर, तो मास नंबर सेम नहीं होता, तो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है, तो सी गलत, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस इज 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने देखा था एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 2,8,5 हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंसी क्या होती है फॉस्फोरस की, 3,5 होती है। दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसको मान सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन फॉस्फोरस इज 5। तो ये भी हम लोग ने देखा था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें कहा गया है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ H2-। अब देखिए सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 16 होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स। 2- है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखेंगे तो 2,8,8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें कहा गया द एलिमेंट्स विद वैलेंसी 2। तो वैलेंसी अगर 2 है तो आउटर मोस्ट शेल में या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो मेटल भी हो सकता है या ये नॉन मेटल भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CCl4 की एटॉमिसिटी पूछी गई है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। तो कार्बन का 1 एटम है, क्लोरीन के 4 एटम है, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, तो पेंटा एटॉमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें कहा गया केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन। इसमें एवरेज एटॉमिक मास पूछा गया है। एवरेज एटॉमिक मास का आपको फॉर्मूला यूज़ करना है P1 × mm1 या एटॉमिक मास ऑफ 1 प्लस P2 × एटॉमिक मास ऑफ 2 अपॉन P1 + P2। अब हम बता देते हैं P1 P2 क्या है। तो P1 अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें थोड़ा सा 30, ये देखिए 49.7 इस P1। एटॉमिक मास देखेंगे पहले वाले का तो कितना है, 79 है, तो इसको 49.7 को आप 79 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सेकेंड वाले में देखेंगे तो 50.3 इस P2 एंड एटॉमिक मास इसका कितना है, 81 है, ठीक है। अपॉन P1 + P2 जो आप करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, 100 आ जाएगा। इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl- आयन आर 18। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो Cl- आयन अगर आप देखेंगे तो Cl में होता है 17, माइनस का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8,8, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 8, 18 नहीं होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अप्लाइज फॉर। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किस पे लगती है, तो केमिकल कंपाउंड्स पे लगती है मेनली, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम का नंबर 11 दिया है, मास नंबर 23 दिया है। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स हो जाएंगे 11, और मास नंबर 23 है, तो मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसको अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो 23 - 11 मतलब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 11, 12, तो 12 आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 12 न्यूट्रॉन्स हैं और 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज़, तो ड्यूटेरियम की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 2H1 दिस इज द आइसोटोप ड्यूटेरियम जिसको कहते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 प्रोटॉन है, ठीक है, 1 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन अगर आप देखेंगे तो 1 इसमें न्यूट्रॉन भी है, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर कौन डिटरमाइन करेगा, तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विल डिटरमाइन केमिकल बिहेवियर। 64 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द टू विल बी केमिकली मोर रिएक्टिव, सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16 और क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17। तो देखिए 17 अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखेंगे तो 2,8,7 हो जाएगा, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ईजी होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सल्फर ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। मतलब ये जो क्लोरीन है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगी, सल्फर नहीं, क्योंकि क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है, क्योंकि सल्फर में अगर आप देखेंगे तो 2,8,6 होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे जिसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो ये कम रिएक्टिव हो जाएगा और क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 66 देख लेते हैं। 66 में क्या बोला गया है, व्हाट प्रिवेंट्स एटम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड, ठीक है। तो एटम कोलैप्स होने से कौन रोकता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है द न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स रोकते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। थर्ड ऑप्शन में 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एटम्स। तो एटम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में बोला गया है एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी सही है। थर्ड में बोला गया है एटम्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल, ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ में क्या बोला है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज रॉन्ग। तो आज